गुड मॉर्निंग। आज इतिहास का क्लास है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, टाइटल में देखा होगा। आज देखेंगे जैसे कि इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। मौर्य साम्राज्य वह साम्राज्य जो भारत का सबसे पहला साम्राज्य है, वंश है, जो भारत को विदेशों तक नाम करेगा। और यह सिकंदर जैसे महान शासक को हराएगा। मतलब जो सिकंदर के सेनापति हैं सेल्यूकस निकेटर, उसे हराता है। वह पूरे भारत में है, वह मौर्य साम्राज्य है कितना। ठीक है, यह मौर्य साम्राज्य है कितना, यह लगभग कितना हुआ करता था, ये वाला भाग। तो ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का थोड़ा पूर्वी भाग, और इधर बंगाल या बांग्लादेश, और इधर केरल और कर्नाटक थोड़ा सा बचा था, और तमिलनाडु। कितना छोड़ के ये पूरा बॉर्डर हुआ करता था। इतने बड़े महान भूभाग पे जो राज करता है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, वो और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। आइए इस साम्राज्य के बढ़ने एवं विस्तार होने के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यह साम्राज्य कैसे बढ़ा, कैसे फला फूला, और क्यों, क्या क्या इसकी योग्यताएं थी जो इतनी बड़ी भूभाग पे यह राज कर गया। ठीक है, तो देखो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, वह कई लोग मानते हैं इस साम्राज्य का स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, बीसी में हुआ। ईसा पूर्व मतलब बीसी। यह हुआ विष्णुगुप्त कौटिल्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य, कुछ भी कहो। वह धनानंद जो मगध का शासक है, धनानंद कहाँ का, मगध कितना इलाका है तो ये भी देख लें थोड़ा। ये भारत इतना है मगध। ठीक है, ये क्या है, मगध, ये मगध। तो इस पे राज करता है धनानंद, इसके पहले भी। ठीक है, तो 326 ईसा पूर्व बीसी में सिकंदर जैसे महान शासक आते हैं हमारे झेलम नदी पे, राजा पोरस द्वारा युद्ध करते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि यह उससे दोस्ती करते हैं, पोरस हार जाता है और सिकंदर जीत जाता है। ठीक है, लेकिन यह वापस चले जाते हैं, और इसके सिकंदर के जो सेनापति है सेल्यूकस निकेटर, वह भी साथ है। तो जो भारत का राजा था धनानंद, व्यास नदी के इस बगल धनानंद का शासक था, जो मगध महासाम्राज्य था। ठीक है, धनानंद एक क्रूर शासक था। मान के चलो ये मदिरा पान पी के राज करता था। ठीक है, और यह धीरे धीरे इसमें लाखों सैनिक थे, पैदल चल, हाथी दल सब थे। तो मगध में सबसे ज्यादा हाथी मिला करता था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर को ध्यान में है कि यह धनानंद को पुनः हराने के लिए वापस आता है, कहाँ पे, भारत पे। ठीक है, और धनानंद को इधर सेल्यूकस है वो पुनः आता है, और वो सोचता है कि यहाँ पे धनानंद का शासक था। ठीक है, लेकिन कौटिल्य द्वारा यह चंद्रगुप्त मौर्य इस धनानंद को हरा देता है। ठीक है, और 322 ईसा पूर्व में यह मगध का राजा बनता है। ठीक है, तो धनानंद को जब हराता है तो इसकी बेटी दूरधरा से शादी करता है, प्लस वह मगध का राजा बनता है। और दूरधरा प्लस मगध का राजा अब चंद्रगुप्त, जो कहा जाता है कि वह शूद्र है। कई इतिहासकार कहते हैं शूद्र है, कई कहते हैं राजपूत है, तो कोई कहते हैं वैश्य है। ठीक है, तो इसे हम छोड़ दें क्योंकि इसका कोई प्रमाण जल्दी नहीं मिलता है। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं शूद्र है, वो है। ठीक है, तो यहाँ पे जब चंद्रगुप्त मौर्य अब राजा बन चुका है मगध का, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन सेल्यूकस जब यहाँ पे एंटर करता है, देखता है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य शासक है। ठीक है, और इसे युद्ध जब होता है तो यह हार जाता है सेल्यूकस निकेटर, और चंद्रगुप्त जीत जाता है। फिर क्या होता है, यह आज का पाकिस्तान व अफगानिस्तान वाला भाग, जिसे तक्षशिला, ठीक है, गंधार, कंबोज, ये वाला भाग, यह पूरा कब्जा कर लेता है। और इसकी बेटी कारूबाकी या हेलन से यह शादी कर लेता है। मतलब यह दो पत्नियां इसके पास हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य के पास दो पत्नियां, दूरधरा जो धनानंद की बेटी थी जिसे हराया था, दूसरा
जो सेल्यूकस निकेटर को हराया हेलेन, हेलन इसकी पत्नी बन गई। ठीक है, फिर पुनः यह इतने बड़े भूभाग पे, ये वाला इलाका छोड़ के, कलिंग को छोड़ के, ये इतने बड़े पूरे भूभाग पे यह राज करने लगा। ठीक है, धीरे धीरे। और इससे एक बेटा पैदा हुआ जो है बिंदुसार। किससे? दूरधरा, दूरधरा, दूरधरा प्लस चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये दोनों के पुत्र थे, लेकिन हेलन का पुत्र दूसरा था और चला जाता है फिर पुनः अपने देश। ठीक है, यूरोप फिर यहाँ पे भी रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसके ज्यादा ऐतिहासिक स्रोत नहीं मिलते, लेकिन हाँ बिंदुसार के मिलते हैं। ठीक है, तो ये माना जाता है ये बिंदुसार है, यह उतना अच्छा योग्य राजा नहीं था, योग्य राजा, इसीलिए इतिहासकार कहते हैं यह एक राजा का बेटा हुआ था और एक राजा का पिता हुआ था। ठीक है, तो जैसे राजा अशोक के यह पिता है अशोक, इसके माना जाता है अशोक, उससे बड़े भाई थे सुशील। ठीक है, वह और इतिहास कहते हैं कि 99 भाइयों को, 99 और भाई थे अशोक के। ठीक है, तो इसके जो बिंदुसार के बेटे थे लगभग इतिहास के स्रोत में माना जाता है सुशील, जो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर यानी तक्षशिला में राज करता था। ठीक है, राज करता था। और अवंती में अशोक राज करता था, अशोक। और यह मगध के पाटलिपुत्र यानी पटना, आज के पटना में पाटलिपुत्र में राजा बिंदुसार, ठीक है, यह राज करता था। और माना गया कि जम्मू कश्मीर में यानी तक्षशिला में सुशील को एक युद्ध हुआ और यह हार जाता है और अपने पापा को भेजता है। और इसके पापा बिंदुसार यह अशोक को जम्मू कश्मीर भेजते हैं। ठीक है, पूरा जम्मू कश्मीर भेजते हैं। अवंती यहाँ पे है, ठीक है, और मगध यहाँ पे है। तो यहाँ से ये संदेश भेजता है और ये यहाँ से। और जब यह अशोक जाता है और वहां पे बड़ी मार मारता है, मतलब हरा देता है। ठीक है, हरा के वह पुनः अवंती आ जाता है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का मतलब बसाव करता है, नामकरण करता है। ठीक है, फिर वह चला आता है और इधर बिंदुसार का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु हो जाने के पश्चात राजा बनता है अशोक। और सुशील जब आता है तो माना जाता है कि यह 99 भाइयों को भी मारा और सुशील को भी मारा, फिर पुनः वह राजा बना। लेकिन सुशील को कुछ इतिहास करते नहीं मारा। ठीक है, उसे डरा दिया कि जम्मू कश्मीर में जैसे मारे थे वैसे ही आपको भी। तो आए देखे अशोक का जन्म 304 बीसी में होता है। ठीक है, और जब राज्याभिषेक होता है, ठीक है, राज्याभिषेक, तो वह 369 बीसी। ठीक है, और इसी के 8 साल बाद राज्याभिषेक देखो राज्याभिषेक होता क्या है, जब गद्दी पे बैठता है कोई राजा, ठीक है, तो उसके द्वारा जो उसका सेना होता है उसे स्वागत के रूप में परेड करता है। ठीक है, और उसे सतनमन करता है कोई भी हो। ठीक है, और 300 इसी के 8 साल बाद 361 बीसी में कलिंग युद्ध होता है। कलिंग जो आज के उड़ीसा है, कहाँ पे? उड़ीसा, आज के उड़ीसा में स्थित है। कलिंग युद्ध में होता क्या है, वहाँ के नंदराज राजा हुआ करते थे, इसे यहाँ हराता है। ठीक है, अशोक द्वारा इसे हराया जाता है। और यहाँ पे इतनी भीषण युद्ध हुई, लाखों लोग, माना जाता है वहां की जो जनसंख्या है, तो जो जनसंख्या है माना जाता है कलिंग का जनसंख्या 5 लाख हुआ करता था। ठीक है, और माना गया कि 1.5 लाख लोग यहाँ पे सब मर गए। फिर कुछ 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। जब युद्ध हुआ तो उसमें कई बच्चे
चीख रहे थे, कई विधवाएं चीख रही थी, जिसके कारण राजा अशोक जब युद्ध के मैदान में गए तो उन्हें बहुत वैराग्य पैदा हुआ। ठीक है, बहुत टेंशन हुआ कि इतने लोगों को हम मारे। उनसे सभी बच्चे दूर भाग रहे थे, जानवर दूर भाग रहे थे। ठीक है, इसी कारण वह बहुत बहुत चिंता में रहने लगे। और उनकी पत्नी उन्हें जो उनकी पत्नी युद्ध के बाद कारूबाकी जो पत्नी है वह युद्ध के बाद यह अशोक को बताती हैं कि आप युद्ध छोड़ दीजिए। ठीक है, यह बहुत चिंता में रहने लगे तो यह सलाह देती हैं कि आप युद्ध छोड़ दीजिए और हमारा क्या मतलब कि इनके जो भतीजे थे निग्रोध, कौन है निग्रोध, ठीक है, निग्रोध यह बताता है कि आप बौद्ध धर्म अपना लीजिए, बौद्ध धर्म अपना लीजिए, इसमें आपको बहुत अच्छा रहेगा। की बौद्ध शिक्षा देते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षा। ठीक है, फिर अशोक का धर्म परिवर्तन हो जाता है और जो इस दादा चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म थे, विदुषार आजीवक संप्रदाय और अशोक हो गया बौद्ध धर्म। तो मतलब इनका जो कैटेगरी हुआ करता था ये धीरे धीरे परिवर्तन होते जाते थे। जो जैन धर्म था यह दक्षिण भारत के मैसूर में कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में जाके यह दिगंबर जैन जो जैन मुनि होते हैं उनके साथ जाके यह संलेखन विधि द्वारा अपना प्राण त्याग देते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अशोक यह बौद्ध शिक्षाएं देते हैं, बहुत काम करते हैं, अपने देश में बौद्ध शिक्षा दिलाते भी हैं और अपने बेटे संघमित्रा व महेंद्र को, बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध शिक्षाओं के लिए। जो वहां के राजा जो थे वहां पे सरकारी रूप से मतलब एक मानवता रूप से पूरे देश में श्रीलंका में बौद्ध धर्म अपनाने के लिए सबको मजबूर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो राजा अशोक हुआ करते थे वो बौद्ध धर्म सबको नियम अनुसार नहीं लागू करवाए, सरकारी रूप से नहीं करवाए, नहीं तो सब बौद्ध धर्म हो जाते हैं और इंडिया में आशा करते हैं आज के डेट में बौद्ध धर्म की जनसंख्या बहुत अधिक होगी। ठीक है, तो आगे देखेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो ये बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आगे अभिलेख, ठीक है।